अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और कल की निस्बत आज अरकान असम्बली ने कमाल बुर्दबारी और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। सब ने सबको सुना। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर हुकूमत ने पत्थर का जवाब पत्थर से दिया तो हम एक दिन के लिए तो खुश हो जाएंगे, लेकिन कल हम भी जेल में होंगे। हमने मुल्क को फाल करना है तो पहले पार्लियामान को फाल करना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नकाब पोशों ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया तो ये ऐवान वज़ीर आला की तकरीर की भी मजम्मत करे। अपोजिशन एहतजाज करे लेकिन रेड लाइन क्रॉस न करे। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने गिरफ्तार साथियों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा किया और ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देगी। स्पीकर अय्याज सादिक ने पार्लियामान से होने वाली गिरफ्तारियों के मुतालिक कहा कि इस मामले की तह तक जाएंगे। उन्होंने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ भी दी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई एमएनएस की राहदारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जबकि मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामान से लोगों को उठाने पर अहलकारों की बजाय अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ के मुतालबात कितने जायज़ हैं? वज़ीर आला गंडापुर की तवील मुलाकात में उन्हें क्या पैगाम दिया गया? क्या पीटीआई 21 सितंबर को लाहौर में जलसा कर पाएगी? मुज़ाकरात के बाब को क्या हमेशा हमेशा के लिए बंद समझा जाए? और कौमी असम्बली में आज सियासी बर्दाश्त की हवा कैसे चल पड़ी? इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हैं सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वावडा साहब। फैसल वावडा साहब, कल हमने देखा पार्लियामान में बहुत गर्मा गर्मी थी, आज यकायक सब इतने शीरो शक्कर कैसे हो गए? और ये जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दी जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मेरा अपना ख्याल है कि ये तो एक बड़ा मुस्बत इक़दाम है और एक बिहेवियर के तहत, एक तरीके के तहत सियासी मामलात को लेके आगे चलना चाहिए, बनिस्बत कि आप मार धाड़ गालम गलोच और लोगों के कमरों तक आप बात और इज़्ज़त उछाल लें। इसका नुकसान ही नुकसान है, मुल्क को भी है, सियासी पार्टियों को भी है, जमहूरियत को भी है। तो आई थिंक इट्स अ सेंसिबल एक्ट। अगर इस तरफ चल सकते हैं, जूते खा के चलना है, जूते मार के चलना है, बेहतर ये इधर से चलें। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है पार्लियामेंट के अंदर ही हुआ है या इन्हें किसी ने समझाया कि अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं क्लास में बिठा के? हबीब साहब, आपके सवालात जो होते हैं ना, क्योंकि आप हमारे उस्तादों में से भी हैं, बड़े मुश्किल होते हैं। आपने मुझे एक स्पिन फेंकी है, मैं आपको गूगली करा देता हूँ। सर, सब वक्त के साथ जिम्मेदारियों के साथ अच्छे बच्चे बन जाते हैं। अच्छा फैसल वाडा साहब, इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम चीज़ है जो डिस्कस हो रही है और वो है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस्लामाबाद में कुछ टाइम के लिए गायब रहे, कोई 5 से 7 घंटे के लिए। ये कहाँ गुजरे और तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ तो खुदा न खास्ता यहाँ तक भी बात कही जा रही है कि डिटेन किया गया उन्हें, और कुछ बात हो रही है कि नहीं, वो अपनी रजा कराना मर्जी से आए और गए। हबीब साहब देखें, इस बार तो वो गए हैं जैमर्स की वजह से, उनका राब्ता ना हो सका और वो पैटीज और पेस्ट्री खाकर। अगली बार जैमर नहीं जैम होगा और गरम पैटीज होगा और विप्ड क्रीम होगी। अच्छा, तो अब हम तो मेहमान नवाजी के लिए लोग तैयार होते हैं, वो मेहमान के ऊपर है कि वो किस लेवल की मेहमान नवाजी पसंद करता है। तो मेहमान नवाजी हुई, मेहमान नवाजी का उन्होंने सूबे के लिए इतना इम्पोर्टेंट अमन व अमान का इजलास तवील मुद्दत के लिए किया और उसके बाद वो रवाना हो गए। तो उसको आप इसी तरह देखें। अच्छा, तो उन्हें अकेला बुलाया गया था उस इजलास में? सर, वो तो आपको पता है कि वो मॉन्स्टर हैं, हर्कुलिस हैं, टार्जन हैं, रैम्बो हैं, सुपरमैन हैं, बैटमैन हैं। तो इतनी सारी एक ही आदमी शख्सियत हो, इतना सारा कुछ हो, तो फिर एक हो या 10 हो, बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज द मैन ऑफ द प्रोविंस। अकेले ही काफी। अच्छा फैसल वावडा साहब, क्या मुज़ाकरात का बाब पीटीआई के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया? देखिए, हमेशा के लिए तो दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं, जब सांस इंसान की बंद होती है, कब्र में उतार दिया जाता है, तभी वो बंद होता है। अच्छा, तो ये तो लेकिन आज के दिन और इससे पहले ना राब्ते का कोई था। हाँ, पीटीआई की तरफ से तड़प थी, परेशानी थी, डिमांड थी, एक्सपेक्टेशन थी, कॉम्प्रोमाइज, लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, मैसेज आ रहे जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई किसी किस्म का ना दरवाजा खुला होता ना खिड़की खुली हुई थी। लेकिन खान साहब ने कहा कि 22 अगस्त का जलसा मुक्तदरा के कहने पर मंसूख किया था
और 8 सितंबर के जलसे के लिए यकीन दहानी कराई गई थी, ये कल उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है। देखिए, मैं किस बात को मान लूं? ये फौज बुरी थी, इस फौज की तरफ रब्ता करने को देख रहे, इस फौज ने आपका सब कुछ किया, आपने फौज की बात मान ली। फिर आपने कहा कि नैब जो है उसकी तरमीम के खिलाफ हो, उस तरमीम से आपने फ़ायदा उठा लिया। फिर आपने जब बात नहीं मानी तो आपने कहा मैं गंडापुर ने जो भी कहा मुझे नहीं पता, मैं जेल में था। फिर आपने कहा गंडापुर ने बिल्कुल ठीक कहा। तो इतना तजाद जब बातों में हो तो मैं कौन सी बात उनकी मानूं? लेकिन 21 और 22 अगस्त वाली बात तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि 22 अगस्त की सुबह सवेरे जेल का दरवाज़ा खुलता है और जलसा मुअख्खर होता है। देखिए हबीब साहब, हम सियासतदान जो है ना कमज़ोर इसीलिए हैं समेत मेरे कि आप अपनी दाल भी अपनी भी चूरन बेच रहे होते हैं। सो आई विल नॉट अंडरमाइन योर क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम जो गए थे मिलने सुबह 7 बजे वो भी क्या लफ्ज़ बोलते थे फौज के लिए, अब वो भी फौज की बात कर रहे हैं। फौज ने उनको बुला लिया, उन्होंने मैसेज ले लिया, वो सब भूल गए सारी बातें। गैरत, इज्जत, रोना धोना, बुराई, सबसे बड़ी मुसीबत, ये सारी कैसे हो सकता है अभी साहब? इतने गिरगिट की तरह रंग आदमी कैसे बदल सकता है? या हमें नहीं आती वो सियासत, या हम शायद 10-20 साल में वो सियासत अल्लाह ना करे सीख लेंगे। आई रियली डोंट नो। अच्छा फैसल बाबरा साहब, आप क्या समझते हैं 8 सितंबर को जलसे में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की, ये सब कुछ जो हो रहा है ये उसके रिएक्शन में हो रहा है या मामला कुछ और है, इसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं? इसके पीछे एक ही चीज़ है कि देखिए फैज़ हमीद का ताल्लुक कम्युनिकेशन गंडापुर से निकल आई। ये गंडापुर को पता है बात, तो उसने सियासी शहादत के लिए पहले एक स्टैंड ले लिया और कहा कि इतनी बड़ी तकरीर करो कि कल जब मुझे हटाया जाए तो ये वो रीज़न हो। अच्छा। तो जितनी भी आप चीज़ें कर ले, पर्चे तो नहीं रुक रहे। अब इस मुल्क के अंदर एक ही पर्चा जो है वो कहीं से कहीं इंसान को ले जाता है। तो आपके सामने भी चीज़ें बहुत सारी अनफोल्ड होंगी, मतलब 72 घंटे, एक हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन में बहुत कुछ होगा। मैंने आपसे कहा था सितंबर अक्टूबर बड़ा गर्म सियासत है, बट पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, तो ये कब तक आपके ख्याल में ये जो केपी वजीर आला केपी का फैसला हो जाएगा कि यानी वो अपने ओहदे पर रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं, वैसे तो जो मिठाई और वो जो केक और पेस्ट्री और पैटीज खा के गए हैं, हाँ। उसी हिसाब से चले तो थोड़े दिन चल जाएंगे, लेकिन वैसे हिज डेज आर नंबर्ड, दैट ही नोज। अच्छा, कैसा केक और As कैसी in terms पेस्ट्री of खिलाई sale. है कि उनकी तो तबीयत ही नासाज हुई पड़ी है, वो तो बात ही नहीं करे मीडिया से। नहीं, वो देखे ना, अगर आपकी मेहमान नवाजी अगर गर्म जोशी से करेंगे तो आप भी शायद खुशी से बीमार हो जाए, मैं भी हो जाऊं। अच्छा फैसल वाला साहब, एक सिचुएशन बनी थी जो 21 और 22 अगस्त को, उससे ये अंदाज़ा हो रहा था या उम्मीद बंदी थी कि पाकिस्तान के अंदर तनाव कम होगा। 8 सितंबर के जलसे से पहले हमने देखा कि हुकूमत ने कई काम कर लिए थे। 2 तारीख को वो कानून पेश करते हैं कि इस्लामाबाद में जलसे के रेगुलेशंस ये होंगे, 7 तारीख को उसको मंजूर करवा लेते हैं, सदर उस पर हैप्पीली साइन भी कर देते हैं। उसके बाद फिर जो मुकदमे हैं वो तकरीर से पहले ही दर्ज होना शुरू हो जाते हैं, यानी अभी तकरीर हुई नहीं है, वो सुबह 7 बजे से शुरू होते हैं और फिर मुसलसल दर्ज हुए चले जाते हैं। ये बताइएगा कि आखिर ये हुकूमत ने इसमें जो कुछ किया है, इसने भी तो माहौल को ख़राब किया है ना? देखिए हबीब साहब, अगर आप आप ढूंढ के नालायक आदमी लाते हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो पाकिस्तान में नहीं, रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट जॉब है। आप मछली को कहते हैं दरख्त पे चढ़ो, कैसे चढ़ेगी वो? ठीक है, आपको कुछ करने के लिए अकल भी चाहिए, फिर जब आप कर लेते हैं तो उस पर खड़े भी नहीं हो सकते, आपकी टांगे भी लड़खड़ाना शुरू हो जाती हैं जी। तो जितनी फ्रेजाइल पोजीशन अखबार के कागज की तरह हल्की पीटीआई की है, उस तरह इस गवर्नमेंट की भी है। अच्छा, तो दोनों एक 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 झटके की देर है। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि आपको जब तक आप ये गालम गलोज, माफी, एनआरओ, गले लगाना, मुल्क से भेजना, फिर ले आना, फिर धो देना, फिर साफ कर देना, इस ड्रामे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऑप्शन क्या अगर है फिर पीटीआई के लीडर के साथ प्रॉब्लम है, और अगर पीटीआई के लीडर के साथ हमें प्रॉब्लम है और है जिसके साथ सियासत कर रहे हैं, तो इनकी शक्लें भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो फिर क्या आपको ऑप्शन नहीं, इन्हीं पार्टियों में से नए लोग अंदर लाए, अच्छा, जो
जो अनाड़ी हो, गलती करें लेकिन खिलाड़ी ना हो। अच्छा, अभी तो सब कुछ मैं आपको हबीब साहब एक बात करता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ मैंने नहीं की, तो मैंने की। आईजी को बुला लिया, सार्जेंट को सस्पेंड कर दिया। गरीबों से क्यों करे? पुलिस की और मजीद क्यों मट्टी पलीत कर रहे हैं? ठीक है, आप पहले उनको वैसे ही आपने बदनाम कर दिया है। दुबई में आप देखिए, फरारी को रोकने वाला पुलिस वाला बुगाटी से उतरता है। आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये सब कुछ हुकूमत ने किया है, लेकिन अब वो ओन नहीं कर रही। 100% मैं तो नहीं कर सकता, मेरा बाप कर सकता है। अच्छा, यानी आपको नून लीग के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि स्पीकर को पता था। लेकिन एक तासुर यह दिया जा रहा है कि जैसे कल ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट का रिएक्शन है। सर, मैं अगर उन्होंने ये बात कही है तो उनसे इसके ऊपर सवाल नहीं, प्रोग्राम्स होने चाहिए और उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा काम है कि फिर आप भी मीठी तरीके से वही काम करें जो पीटीआई कर रही है। वो गाली दे कर रही है, आप शक्कर घोल के कर रहे हैं। जी, क्यों फौज का खेल खेल रहे हैं? हाँ। अच्छा, अब ये बताइएगा, मैंने आपको एक बात कही थी हबीब साहब, बहुत सा अरसे पहले। जी, वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, वो पकड़ते जाएंगे और आखिर में सब पकड़े जाएंगे। जी, मैं आज भी उस बात पे कायम हूं। अच्छा, कितने अरसे में? सर, अरसा तो यहाँ 44 साल लग गए ये बताने के लिए कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। तो मैं टाइमलाइन तो आपको पाकिस्तान के अंदर दे नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब हम क्या तवक्को करें कि पीटीआई ने जो जलसा किया 8 सितंबर को, उसमें अगरचे कुछ नागवार बातें हुई, लेकिन जैसे आपने कहा कि केक पेस्ट्री पे मामला तय भी हो गया, तो क्या हम ये तवक्को करें कि जो सियासी अमल रुका हुआ था वो आगे चल पड़ा है और फिर मजीद जलसे भी पीटीआई कर सकेगी? मुश्किल लग रहा है मुझे उस जलसे की नौबत तक। तो अभी टाइम बड़ा मुश्किल है, दूर है वो सिचुएशन, लेकिन शायद सियासी ही विंडो पकड़नी पड़ेगी आपको, और यही रास्ता है। वो सियासी विंडो क्या मतलब? वक्त हुकूमत के ताबे होते। यानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आपके ख्याल में हो सकते हैं आगे चल के? होना शुरू हो गए ना, सब देख तो रहे हैं, आप बैठे हुए हैं। वो आईजी सस्पेंड कर रहे हैं, वो सार्जेंट सस्पेंड कर रहे हैं, वही ड्रामा हो रहा है जो पिछले 65 साल से हो रहा था। सब बैठे हुए हैं, पीटीआई बैठी हुई है, सब गाली भी दे रहे थे, दोस्त मोहब्बत भी हो गई। ये मुज़ाकरात तो नहीं है ना फैसल बाबा साहब, आप खुद कह रहे हैं, ये तो ड्रामा है, ये फिर मुज़ाकरात तो ना हुए। ये मैं कह रहा हूं कि लेकिन अगर सीरियस मुस्बत सोच से अगर आप चले तो ये ही वे आउट है आज के दिन। सियासतदान से ही बात करे, रिगार्डलेस कि वो कुछ भी सोचता रहे। अच्छा फैसल वाला साहब, हम ये देख रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, बहुत तेज़ी से हालात बदले हैं 12 अगस्त के बाद। और 12 अगस्त को जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार होते और उसके बाद यकायक पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब किस्म का भूचाल आ जाता है। क्या वो पाकिस्तानी सियासत की इतनी अहम शख्सियत हैं कि उनकी वजह से सब कुछ उथल पत्थल हो गया? देखिए हबीब साहब, वो सियासी शख्सियत तो नहीं है, लेकिन एक बहुत तगड़ी कुर्सी पे थे और फिर वो मॉन्स्टर बन गए क्योंकि उनके साथ चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का जो वजीर आज़म इमरान खान साहब नथी हो गए, तो वो मॉन्स्टर बन गए, वो भी मॉन्स्टर बन गए, वो भी मॉन्स्टर बन गए, अनटचेबल हो गए ना। और ये तो ताकत देखे, इन कुर्सियों के ऊपर वैसे ही बहुत ताकत होती है। फिर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव आपका नथी हो जाए तो वो 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आज तो पीटीआई के लिए सियासत करना बड़ी मुश्किल हो गई है। और ये जो जुल्म और बर्बरियत की कहानी है, चाहे अरशद शरीफ की हो, इमरान खान साहब का गोलियां चलाने की हो, या लॉन्ग मार्च की हो, या इदारे को ख़राब करने की हो, या मुल्क को हो, या जमहूरियत को, मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज, कोई अल्लाह का भी निज़ाम है। तो जो लोगों की कुर्सियां उतारता था, जो लोगों को सब कुछ करता था, आज वो कुर्सी में भी नहीं है, वो बंद भी है। ये अल्लाह का निज़ाम है। आपने कहा अरशद शरीफ साहब के मामले का इल्म था खान साहब को भी कि कुछ बड़ा होने वाला, मुराद सईद और फैज़ हमीद को तो मालूम था, तो क्या इस हवाले से कोई शवाहिद मौजूद है? अगर मौजूद है तो कोर्ट के सामने क्यों पेश नहीं किए गए? देखिए, मैंने एक ही शवाहिद अभी तक दिया, एक। तो मैंने अपना मुद्दा काफ़ी हद तक पूरे पाकिस्तान में थलथली मचा दी है कि मैं जब बात करता हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ होता है। मैं बगैर मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता किसी पे। मेरे पास तो बहुत कुछ और भी है, ज़ातियात के ऊपर भी, अम्टी डम्टीज़ के लिए भी है, लेकिन मैं ज़ातियात की सियासत नहीं करता, मैं घटिया सियासत करता, मैं फ्रंट से लड़ता हूँ, बैक से नहीं लड़ता। तो मुझे तो आज मैं बहुत सारे लोगों
शक्ल दिखाने के काबिल ना रखूँ सोसाइटी के अंदर, उनकी घटिया हरकतों को। मैं करता नहीं हूँ सियासत, मैं बिलीव ही नहीं करता उन सियासत के अंदर। कमज़ोर आदमी काम करता है। सो मैंने एक शवायद दिया, उसको जस्टिफिकेशन दे दे, पूरी दुनिया में चेक करा लें उसको, मैं गलत हूँ मुझे जेल में डालें। और ये शहीद का खून है, इसने पाकिस्तान को बचाने के लिए खून बहा है, ये रायगा नहीं जाएगा, पकड़े जाएंगे सब। अच्छा वाडा साहब, एक बात ये हो रही थी कि जनरल फैज का 9 मई से एक ताल्लुक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इधर उधर प्रोब करें तो कुछ लोगों का ख्याल, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी 9 मई तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, उनसे होने वाली तहकीकात या तफ्तीश उसकी लाइन कुछ और है। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बार बार इसको 9 मई से जोड़ने की कोशिश करते हैं, या जैसे आप भी कह रहे हैं कि उनका कोई फैज़ हमीद का और अली अमीन गंडापुर का एक मामला निकला है। हालांकि एक मामले का सबको पता है कि उन्होंने किसी सुलह सफाई के लिए उन्हें कॉल की थी। तो क्या ये इतने काफ़ी शवाहिद हैं कि उन्हें जोड़ा जा सके किसी एक सियासी जमात के साथ? देखिए, एंकर के इन एंकर से भी उनका ताल्लुक है, वो भी राब्ते हैं, वो भी सामने हैं। कुछ आ गए हैं, कुछ खुद नहीं, वो सामने तो आ सारे गए, आजकल उनके खिलाफ, जिस पर पर्दा वो रखेंगे। तो आजकल सारे वो जो उनके साथ थे, जनरल फैज हमीद के साथ जितने भी हमारे साफी दोस्त थे, वो तो आजकल उनके खिलाफ चार्जशीट लेके आ रहे हैं। कंपेन चला रहे हैं बाकायदा। वो इसलिए आ रहे हैं ना, उनमें कई जो हैं, कई जी वो उनके साथ कनेक्टेड थे, ठीक है। तो वो भी रेलेवेंट है। अभी इशू मेरा ये है कि देखिए, बहुत सिंपल लॉजिकल सवाल है आपके। क्या DGISI नदीम अंजुम साहब और DGC फैसल नसीर साहब, इन दो आदमी ये चीफ के रन में ही नहीं थे, ये कहीं से चीफ नहीं बन सकते थे, और ये अपनी कुर्सियों पे थे, तो इनको फायदा तो कोई किसी किस्म का नहीं था। ना चीफ बन सकते थे, ना इनको अपनी कुर्सी पे बैठ के, ये आप कुर्सी के लिए शायद सोच सकते थे आप जिंदगी में, डिबेट के लिए, ये तो कुर्सी पे थे। तो इन सब चीजों का फायदा, धरने का, अरशद शरीफ के कत्ल का, इमरान खान साहब को गोली चलाने का फायदा एक ही आदमी को था ना, फैज को। वो उस रन के अंदर था, और गोली कोई इस तरह तो नहीं चलाई कि इमरान खान साहब बच जाते, वो तो अल्लाह ने बचा लिया उनको। लेकिन अगर खुदा ना खासा उसने कुछ हो जाता, जो प्लान था, तो कुरान में तो क्या होता, मार्शल होता, मार्शल का बेनिफिशियरी कौन होता? फैज होता। लॉजिक से कोई नहीं चल रहा। नून लीग के रहनुमा तो कह रहे हैं, नून लीग के रहनुमाओं ने तो कहा है कि फैज हमीद साहब डबल गेम कर रहे थे, वो खान साहब को भी धोखा दे रहे थे, क्योंकि इधर वो नून लीग वालों से भी राब्ते कर रहे थे। दोनों सब एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, सबकी अपनी अपनी गेम थी। वहां फैज साहब को जब कुछ नहीं लगा चलते हुए, तो उन्होंने नून से भी राब्ता किया कि मैं इमरान खान को उल्टा कर दूंगा, ठीक है। तो जब आपकी अपनी गेम हो और आप मासूम लोगों की जानों से, गरीब मुल्क के गरीब लोगों की चीजों से खेल रहे हो, तो अल्लाह भी तो है ना। आपको ये मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप मुझे 10 दफा गिराने की कोशिश की, पावर लेने की कोशिश की, कभी डिस्क्वालीफाई किया, मैं तो अपनी स्ट्रेंथ पे खड़ा हूँ, मुझे तो मेरे लिए तो कोई पावर नहीं है। अच्छा फैसल वाडा साहब, एक बताइएगा कि ये सार हम आपकी गुफ्तगू से भी लग रहा है, और वैसे भी हम देख रहे हैं कि हम सारे एक ऐसी जगह आके उलझ गए हैं जहां से निकलने के लिए दिल भी बड़ा करना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना भी पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर मईशत नीचे गिरती चली जा रही है। कुछ नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अमली तौर पर बाजार ठंडा पड़ता चला जा रहा है। लोगों के पास जगह जगह बिजनेसेस से, आप बिजनेसमैन से बात करते हैं, कोई अच्छे हालात पेंट नहीं हो रहे। तो मुझे ये बताइएगा, कोई इस तरफ भी आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है कि हम इन मामलात को भी ठीक करेंगे, अपनी दहशतगर्दी जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जिसका निशाना है, वहां पर भी कुछ काम करेंगे? अभी साहब देखिए, काम हो भी रहा है और होना चाहिए भी, और आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और इसी सवाल में ही आपका बहुत अच्छा जवाब भी है, और ऐसी मुस्बत सोच लेके चलनी है। लेकिन ये कब तक होगा कि हबीब साहब मैं आपको गाली दूंगा, मैं आपकी माँ बहन पर अटैक करूंगा, और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपसे बात भी करूंगा? देखिए, कल जो एपिसोड सैरेट में भी हुआ, मैंने तो गाली नहीं दी, मेरे लिए गाली देना मुश्किल काम है क्या? मैं तो बहुत कुछ और भी कर सकता हूँ इनकी XYZ की हरकतों का। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जातियात पे नहीं जाता। मुझसे आप डिबेट करें, मैंने खान साहब के लिए क्या गाली दी थी? आप वीडियो चला दे, ऑडियो चला दे। मैंने कहा इमरान खान साहब की माँ बहन और गंडापुर की माँ बहन भी हमारी माँ बहन से ऊपर है। ये मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट थी जी। बट आप समझते हैं मुझे गाली से डरा देंगे? तो ऐसे तो कई हजार लोग आए और हजार लोग चले गए मेरे आगे से, ठीक है। हबीब साहब, मैं इस पार्टी के अंदर रहा हूँ, खून पसीना दिया, पैसा लगाया अपना, ठीक है।
तो मुझे ना सिखाएं ये सब। मैं तो इनको 500 की महफिल में भी नहीं जानता इनकी शक्लों को, जो आज तुरम खान बने हुए। आज भी अगर मुझे जिस औरत ने, खवातीन ने मुझे गाली दी है, उसके घर में अगर आज मेरी जरूरत पड़ जाएगी, मैं आज भी खड़ा हूंगा, लेकिन असूल से नहीं हटूंगा। ये 2 दिन की सस्पेंशन से नहीं हटूंगा, लेकिन आज भी वो काबिल इज्जत है। उसके घर में कोई मसला है और मुझे पता चले, मैं जाके खड़ा हूंगा उसके लिए। मोरालिटी आप खत्म नहीं कर। जिन्होंने मुझे प्रॉक्सी का, उनके घर में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खड़ा हूंगा उनके लिए। एथिकली आप लड़ाई लड़ते हैं, मेरिट पर लड़ाई रखते हैं, दलेरी से आप लड़ाई रखते हैं, फ्रंट फुट से आप लड़ाई रखते हैं। कमजोरों की तरह गाली, गुंडागर्दी। चाहे जी 12 दिन इंतजार कर रहे हैं हम आपका, जेल ब्रेक करें, किसी जिम्मेदारी जिंदगी किसकी को है? अमीन गंडापुर को है। आपने पहले इस आदमी को जेल पहुंचा दिया, इस आदमी से वो काम करा दिए अपने। इनका हमारी क्या औकात है? हम लीडर हैं, हमारी क्या समेत मेरी क्या औकात है हमारी? अच्छा बाबा साहब ये बता दें, पार्लियामान में कानून साजी हो रही है, होने जा रही है? वो वाली कानून साजी जिससे सबको डर लग रहा है। देखिए, कानून साजी स्पेसिफिक में बात नहीं करो, इन जनरल ये हमारा काम है, हम करेंगे। हमें लगेगा पाकिस्तान के लिए बेहतर है 18 साल की उम्र में गाड़ी का लाइसेंस देना, हम 18 कर देंगे, पौने 18 कर देंगे, 28 कर देंगे। लेकिन माने तो ये मेरा प्रोगेटिव है ना हबीब साहब। मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, मैं एंकर उस प्रोग्राम का, ये आपका प्रोगेटिव है, आपका प्रोगेटिव। आप मुझे कहें कि मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ मैं एंकर हूँ? जो आपका प्रोगेटिव है, जो आपका राइट है, वो आपका राइट रहेगा। इसमें कोई दुराए या हम कोई किसी स्पेसिफिक चीज करने नहीं जा रहे। नहीं, आपके पास नंबर्स नहीं है ना, वो स्पेसिफिक चीज अर्ज कर देता हूँ फैसल वार्डर साहब। वो कानून साजी का जिक्र है जो मखसूस है, वो है अदलिया के हवाले से, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में कानून साजी है, हाई कोर्ट के जजेस के तबादले के हवाले से बात हो रही है, और भी दीगर चीजें हैं। तो क्या ये सब कुछ आप करने जा रहे हैं? तो करने जा रहे हो तो आपके पास नंबर तो है नहीं आईनी तरमीम के लिए। देखिए हबीब साहब, मैं स्पेसिफिक, देखिए बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे सुनने मिल रही, बहुत सारी चीज़ें हम एज लॉ मेकर्स के पास भी कोई डिटेल नहीं है। मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूंगा कि किसी ने पूरा पढ़ा हो या कोई इतना काबिल हो कि पूरे बिल पढ़ रहा हो। आपने ये हाई कोर्ट की ट्रांसफ़र वाली बात की है या फॉर दैट वर्ड किसी भी ट्रांसफ़र की बात की है, जो लॉजिकल है कि ऐसा तो 50-40 साल तक एक ही जगह पर सर्व करते हैं, दैट मेक सेंस। बट कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए, मैं तो उसको एग्री करता हूँ। और दूसरी बात है कि जब पास करने की किसी भी कानून की, बाय एंड लार्ज इन जनरल बात करूंगा, ये हमारा प्रोग्रेटिव है। हम लेट के करते हैं, खड़े होकर करते हैं, बैठ के करते हैं, नंबर पूरे करते हैं, नंबर ले लेते हैं, नंबर कम है, वो तो सर आपको पाकिस्तान का पता है। जब चीज होनी होगी तो हो जाएगी सर, ये हमारा काम है, आपको करके दिखाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा वाबदा साहब, आपने कहा सितंबर अक्टूबर में कुछ जो पाकिस्तान में होने जा रहा है वो बड़ा मुस्बत होगा पाकिस्तान के लिए। इस बीच में खान साहब आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, जेल में या कहीं और? नहीं, मुझे तो अभी कानूनी और दुनियावी तौर पे वो जेल में ही नजर आ रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि अभी अदालतों में जो उनके मुकदमात हैं अभी मजीद खिंचते चले जाएंगे, क्योंकि मुकदमात तो उन पे तकरीबन खत्म हो गए? नहीं सर, अभी तो देखिए ये आपका ये तो अभी साहब जरूर हो सकता है, लेकिन अभी तो जो फैज अमीर साहब अंदर बातें बता रहे हैं वो इन पे डालेंगे, वो इन पे डालेंगे। अच्छा। तो अभी तो बहुत चीजें बहुत दिल्ली दूरस है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाबदा साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, आज पार्लियामान का माहौल बड़ा अच्छा रहा। बिलावल भुट्टो वर्किंग रिलेशनशिप की बात कर रहे थे और बड़ा सब्र तहम्मुल का मिसाली मुजाहरा हमने देखा आज पार्लियामान में। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की करारदाद भी मंजूर हुई, इससे क्या होगा? मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या चीज़ होती है या इस तरह के चार्टर क्या चीज़ होते हैं। पार्लियामेंट बजाते खुद एक चार्टर के जरिए वजूद में आती है जिसे दस्तूर कहा जाता है, और उसका चार्टर होता है कि आप दस्तूर में आप दस्तूर के ताबे कानून साजी करेंगे, आप लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और आप पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन ऐसे किसी भी पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी है कि उसमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की हो जिन्होंने ऑनेस्टली इलेक्शन जीता हुआ हो। इस जो पार्लियामेंट है जिसका अभी आपने जिक्र किया है कि जहाँ पे कुछ चार्टर की बात हो रही है, उस पार्लियामेंट में चूँकि मोस्टली फॉर्म 47 के लोग हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, तो उन्हें एक चार्टर चाहिए, वो उनकी हैसियत को तस्लीम कर ले। इस वक्त उनकी और अयाज सादिक साहब जो हैं वो भी बड़े मज़े के आदमी हैं कि उनके यानी वो स्पीकर, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनके जिस घर के वो कस्टोडियन हैं उसके ऊपर पुलिस चढ़ दौड़ती है, उसके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, उसके अंदर से लोगों को
नकाब पोश अंदर घुस जाते हैं लोग, उसकी लाइटें बंद करके लोगों को निकाल लेते हैं और फिर आपको पता भी नहीं चलता, और आप अगले दिन तफ्तीश तहकीक के बाद सार्जेंट एट आर्म्स को कहते हैं कि जनाब आप अब ज़रा कुछ दिन के लिए मुअत्तल हो जाएं। अब ये कोई तरीक़ाकार तो नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में आपको चार्टर पार्लियामेंटेरियन से नहीं करना, फिर कहीं और कर लें चार्टर आप। अच्छा, कहाँ? वजारत दाखिला से कर लें, ठीक, जिसके नीचे पुलिस है। आप पुलिस को बुला रहे हैं और आपकी पार्लियामेंट का हिस्सा है वजीर दाखिला, जो सेनेट का मेंबर भी है और इस काबीना का हिस्सा भी है, उससे तो आप कोई नहीं पूछ रहे हाँ, कि भाई ये कंटेनर किसने लगाए थे, ये लोगों को पार्लियामेंटेरियंस को कैसे पकड़ा गया। फैसल वावडा साहब कह तो रहे थे कि उनकी अपनी जमात के कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी मर्जी से हुआ। जी, तो अगर हुआ। उनकी अपनी मर्जी से हुआ या अपनी मर्जी से नहीं हुआ, अगर उनकी मर्जी से नहीं हुआ तो उन्हें घर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामान का तकद्दुस पामाल या तो होते हुए देखा है या होने दिया है, ठीक, और उसके बाद वो कोई कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब इसको कम से कम लफ्जों में क्या कहा जाए। अच्छा हबीब साहब, यानी आप एक मजीद कागज, दस्तूर की आप हिफाजत नहीं कर पा रहे, हाँ। इलेक्शन एक्ट की हिफाजत नहीं कर पा रहे, आपके फॉर्म 45 वाले बाहर फिर रहे हैं, फॉर्म 47 वाले अंदर बैठे हुए हैं, और उसके बाद आपने जो इलेक्शन की हिफाजत नहीं कर पा रही पार्लियामेंट, जो अदालत के अहकामात को नहीं मान रहे, उसके बाद उसके अंदर बैठ के कहते हैं कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्या मतलब है? अच्छा। कि आपके वो लोग जो फॉर्म 40 जो ऑनेस्टली जीत के आए हुए हैं, वो उन लोगों को अपना हिस्सा मान लें जो दरअसल इस हाउस के अंदर स्ट्रेंजर्स हैं। अच्छा हबीब साहब, ये है यानी वोट चोरों के साथ, हाँ। और वोट हासिल करने वालों के दरमियान मुआहदे का नाम चार्टर ऑफ पार्लियामेंट। परसों रात के बाद अब तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब जो रवैया है वो बड़ा एग्रेसिव हो चुका है। आज भी रहनुमाओं ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमारे साथ बुरा हुआ है, हम किस बात पर माफ़ी मांगे, और गड्डापुर साहब की तकरीर को भी ओन किया जा रहा है। 21 सितंबर का जलसा हो जाएगा लाहौर में। देखिए, मसला ये है कि ये जो तकरीर वाला मामला है ना, ये मुझे बताएं कि ये तकरीर 8 सितंबर को रात कोई 10 बजे के करीब हुई है, 9-10 बजे के करीब हुई। जो सारे मुकदमात हैं वो 9-10 बजे से पहले दर्ज हो गए। हाँ। इसका मतलब है तकरीर का तो मुकदमा नहीं है, नहीं है, नंबर 1। लेकिन जवाब तो यही बनाया जा रहा है। जवाब जो पहले था, पहले पता था कि वो कहेंगे आके वो ये बात करेंगे, और हम इसलिए पहले एहतियातन मुकदमे बना के रखें। कोई मौकिल हो, उन्हें अच्छा, पहले पता चल उसके जाता हम हो। पहले से मुकदमे बना के रखें। एक तो ये कि आपने मुकदमे सबके सब तकरीर से पहले बना लिए। दूसरी बात ये है कि अच्छा ये बताएं कि 20, 21 और 22 अगस्त को ये मामला होता है आगे बढ़ने का, ठीक है, कि 8 सितंबर को आप जलसा कर लें। अच्छा, साथ ही क्या होता है कि 2 सितंबर को एक कानून साजी आ जाती है जी, जो कहती है कि इस्लामाबाद के अंदर जो पब्लिक गैदरिंग है उनको रेगुलेट किया हाँ, जाएगा। रेगुलेट किया जाए, बिल्कुल। अच्छा, ये आप जरा देखिए, हमारी पार्लियामेंट स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है। 2 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक के 5 दिनों में ये कानून मंजूर हो जाता है। सदर साहब उस पर साइन भी कर देते हैं, बिल्कुल। और 8 सितंबर को जलसा, और 8 सितंबर को कानून के तहत लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये तकरीर, इन्हें कैसे पता था कि ये 2 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक तकरीर, 8 सितंबर को तकरीर का मसला बनना है, तो लिहाजा 2 से लेकर 7 तक पहली कानून साजी कर लो। हाँ। अच्छा, ये जो कंटेनर लगाए गए थे, ये कानून, ये तकरीर से पहले लगे थे या तकरीर के बाद लगे थे? पहले लगे थे, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? हाँ। जब मुकदमे तकरीर से पहले बने हैं, जब कानून साजी तकरीर से पहले हुई है, जब कंटेनर तकरीर से पहले लगे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब वहां पे मौजूद हैं और अब तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया गया तकरीर के ऊपर, सही, ठीक है, और फिर आप देख रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि तकरीर का मसला है। नहीं, अगर इस जलसे में तकरीर ना होती तब भी यही होता। आपने कल भी यही कहा था। अच्छा, देखिए, ये दरअसल जो PMLN कर रही है, ये बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को शह दे रही। ये शह देने से मुराद वो वाली शह है, चेकमेट, जिसे चेक अच्छा, करते हैं। ओके, जी, ये चेक कर रही है। असल बात यह है कि पार्लियामेंट को, ये जो हमारी PMLN है, इसने ये सारा कुछ करके मैसेज दिया है कि तनाव को कम करने की कोशिश अगर की गई तो हम उसको सैबोटेज करते हैं। हम भी बैठे हैं। हम भी बैठे हैं। हाँ। तो बुनियादी तौर पर ये PTI से ज्यादा ये किसी और को
चेक करने की कोशिश है। जी, पैगाम किसी और के लिए। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है इस मैसेज का जवाब क्या आएगा? कुछ थोड़ा सा आप इस मैसेज का जवाब जो इम्कानी तौर पे होगा वो ये है कि आइंदा कुछ दिन में आप देखेंगे कि मामला में फिर थोड़ी सी आगे बढ़ने की कुछ पेशरफ्त होगी। उसकी वजह कि गलतफहमियां दूर होंगी ना। अच्छा। गलतफहमियां तो दूर हो जाएंगी। अच्छा। और ये अब खेल सबको समझ में आना शुरू हो गया अच्छा कि ये खेल क्या है, कि दो फरीकों ने आपस में सुलह सफाई करने की या बातचीत करने की या एक दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा करने की कोशिश की है। हाँ। तो तीसरा क्यों बीच में आया है? अच्छा, तो ये खेल अब सबको समझ में ये आ कोशिश अब जारी रहेगी। देखिए खुद नहीं। हमारे जो वजीर दाखिला हैं वो भी तो इसी दराड़ में खड़े हुए हैं ना। हाँ, हाँ। खुद हमारे वजीर दाखिला जो है, जिनके तहत पुलिस है, जिनके तहत रेंजर्स है, जिनके तहत जो इस्लामाबाद में जलसे करवाने हाँ। और तबाह करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आप जरा देखिए ना कि उनके अपने मफादात क्या है। ठीक है, यानी हमें देखना होगा कि किसको इससे क्या फायदा हो रहा है। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला इन दिनों काफ़ी ज़ेर बहस है। इस हवाले से उनके सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस की चंद रोज़ पहले सहाफ़ियों से होने वाली ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर तौसी की तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो वो कबूल नहीं होगी। इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज हमारे सामने मौजूद है। अदील, आप भी तो उन सहाफ़ियों में शामिल थे जिनसे चीफ जस्टिस ने गुफ्तगू की थी, क्या वाकई गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया है? जी, मैं मौजूद था वहाँ पर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से ये सवालात हो रहे थे। और पहले तो मैं ये वाज़े कर दूं कि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो रिपोर्ट नहीं होती, और जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड हों वो हमें जजेस साहिबान पहले बता देते हैं कि ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है। और ऐसा ही गुज़िश्ता उस मीटिंग में भी हुआ। हमने बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया, अदरवाइज तमाम बातें गैर रस्मी तौर पर की गई थी, उनको हमने रिपोर्ट किया। और जो नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा ऑफ द रिकॉर्ड, और ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है कि आप मंसूब नहीं कर सकते लेकिन उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कही गई हैं ऑन अ लाइटर नोट, वो फिर उनकी जानिब से कह दिया जाता है कि प्लीज इसको रिपोर्ट ना कीजिएगा। अदरवाइज जो बातें हो रही थी वो ऑन द रिकॉर्ड ही हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो रही थी, क्योंकि अगर आप दीगर तमाम बातों पर कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट नहीं करनी तो तमाम बातों पर भी बात की जा सकती है। दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से खबर चली, हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुद्दत ओहदा उसमें तोसी लेने से इनकार ज़रूर किया है। और ये बात हमने नहीं, इससे पहले वज़ीर कानून और राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि जब उनके सामने ये प्रपोजल रखा गया था कि अगर चीफ जस्टिस साहिबान की जो पोस्टिंग है उसको टेन्योर पोस्टिंग कर दिया जाए, उस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो इसको कबूल नहीं करेंगे। और फिर गुज़िश्ता उस मीटिंग में भी चीफ जस्टिस ने हमें यही कहा कि मैंने वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने ये बात वाज़े अंदाज में कही थी कि अगर पर्सन स्पेसिफिक कोई लेजिस्लेशन होती है जिससे डायरेक्टली मुझे फ़ायदा होता है तो मैं उससे आप कह सकते हैं कि बेनिफिशरी नहीं बनूंगा। और ये वहाँ पर बात कर रहे थे कि मुझे ये कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि पांचों जो हाई कोर्ट्स हैं उनके भी चीफ जस्टिस की जो टेन्योर पोस्टिंग है 3 साल वो की जा रही थी। प्रपोजल ये था जिसके ऊपर ये बात की गई। जहां तक ताल्लुक है आइन में तरमीम और आइन में तरमीम एक सेकंड यहाँ पे जरूर रुके, चूंकि असल मसला इस बात का है वो ये है कि जो रिपोर्ट हुई बहुत सारी जगहों पे वो ये हुई कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि बाकियों को आप देना चाहते हैं तो दे दें, मैं नहीं लूंगा। सर वो बाकी चीफ जस्टिस साहिबान की बात हो रही थी, यहाँ पर ओवरऑल जुडिशरी की बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि वजीर कानून साहब ने ये प्रपोजल रखा था कि जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी जो पोस्टिंग है उसको टेन्योर पोस्ट अगर किया जाए, ऐसा प्रपोजल है। तो उस पर कहा कि मुझे बाकियों का नहीं मालूम, मैं अपने लिए इसको कबूल नहीं करूंगा, इसका बेनिफिशरी मैं नहीं बनूंगा। यहाँ पर उन्होंने कतन ये बात नहीं कही कि अगर जजेस साहिबान की ओवरऑल जुडिशरी में जो रिटायरमेंट की एज है उसको 65 से बढ़ाकर, जैसा कि एक प्रपोजल ज़ेर गौर आ रहा है जिसके ऊपर बात भी हो रही है, 68 साल कर दी जाए, उससे इवेंचुअली तमाम जजेस साहिबान की जो
मुद्दत ओहदा है वो बढ़ जाएगी, उस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का ये कहना था कि मुझे कल का नहीं मालूम मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, लिहाजा आप मुझे कल के बारे में ना पूछें, आज ये बात है ये मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी चीफ जस्टिस का ये हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है जब मुस्तकबिल के हवाले से उनसे कोई बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि मुझे तो ये नहीं मालूम कि मैं कल को जिंदा हूंगा या नहीं। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। चीफ जस्टिस ने जरूर इनकार किया था मगर वो टेन्योर पोस्टिंग तक इनकार था। उन्होंने इस बात से कतन इनकार नहीं किया कि अगर आइन में तरमीम कर दी जाती है और तमाम जजेस की रिटायरमेंट एज को 68 साल कर दिया जाता है तो वो उससे फायदा नहीं लेंगे, ये बात उन्होंने कतन नहीं की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिल सरफराज, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के पास।